इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ। देखो किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है उसको बताने के लिए जो लॉ हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेंज लॉ। कोई भी कॉइल हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा इसका पता लगाने के लिए हम जो लॉ यूज करते हैं उसका नाम क्या है, लेंज लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करेंगे इससे। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कि ये कोई कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है। ये एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जा रही है इस पोर्शन को हम पीछे की तरफ मानेंगे और दूसरे वाला जो पोर्शन है उसको आगे निकला हुआ मानेंगे। और ये जो कॉइल है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो ये है, आगे वाला हिस्सा ये है, और इसके पास में एक मैग्नेट रखी हुई है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास में रखा हुआ है। जब तक ये मैग्नेट पास में रखी हुई रहेगी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस लूप के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। ये जो मैग्नेट है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इस लूप से भी पास हो रहा होगा, लेकिन जब तक आप मैग्नेट का मूवमेंट नहीं करोगे, ना तो इसको पास लेके जाओगे ना इसको दूर लेके जाओगे, तब तक इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब मान लो कि आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेके जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेके जा रहे हो, और हम देखेंगे कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जा रही होगी तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग। अब आपको ये पता लगाना है कि इधर से अगर हम देख रहे हैं उस करंट को तो वो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसके लिए हम लेंज लॉ यूज करेंगे। लेंज ने ये बोला कि अगर किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है तो वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जब तक हम इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तब तक इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट को मूव करोगे, इस लूप के पास में लेके जाओगे, तो यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, इस मैग्नेट का इस लूप के पास आना। तो अब इसके पास आने का अपोजिशन होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन है मैग्नेट का इस कॉइल के पास जाना। अगर मैग्नेट कॉइल के पास नहीं जाती, रुकी हुई रहती, तो इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो करंट के प्रोड्यूस होने का रीजन है मैग्नेट का पास जाना। तो मैग्नेट के पास जाने का मतलब उस रीजन का अपोजिशन होगा जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो रीजन है मैग्नेट का पास जाना, तो मैग्नेट के पास जाने का अपोजिशन होगा। अब ये लूप मैग्नेट के पास आने का अपोजिशन कैसे कर सकता है, इसको रिपेल करके। तो जब मैग्नेट इसके पास में जा रही होगी तो ये जो लूप है ये इसके पास आने का अपोजिशन करेगा, और यहाँ पे सामने वाला जो फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। सोचो आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास जा रहा है, अब इसका अपोजिशन करना है, मतलब इसको रिपेल करना है, तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए, नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए, तभी इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन हो पाएगा। अब नॉर्थ पोल कब डेवलप होता है, तो आपको पता है कि कोई भी कॉइल हो, अगर उसमें सामने से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वाला जो फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और अगर सामने से देखने पे किसी भी कॉइल में अगर आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो वो वाला फेस एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये जो फेस है ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है इधर वाला। तो इधर से देखने पे मुझे करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देनी चाहिए, अगर ये नॉर्थ पोल बन रहा है तो नॉर्थ पोल तो तभी बनेगा जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। इसका मतलब इस लूप के अंदर इधर से देखने पे आपको करंट दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर। है समझ में? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा वो उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला केस था, अब दूसरा केस देखो। मान लो कि ये जो मैग्नेट है, अब की बार हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इस लूप के पास में रखेंगे और उसके बाद में इसको दूर लेके जाएंगे। इस बार मैग्नेट को क्या करना है, इस लूप से दूर खींचना है। हम देखते हैं कि जब हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो अगेन इस लूप के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि देखो जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसके दूर जाने का अपोजिशन होगा,
रीजन क्या है यहाँ पे करंट के इंड्यूस होने का? मैग्नेट का इस लूप से दूर जाना। समझ में आया ये? तो मैग्नेट के दूर जाने का अपोजिशन कैसे होगा? इसको वापस खींच के वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा लूप इसको, तो वापस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए उसके लिए? साउथ पोल डेवलप होना चाहिए, और साउथ पोल डेवलप होगा तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इधर क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये है कि इस लूप के अंदर जब ये मैग्नेट दूर जा रही होगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। इधर से देखने पे एक चीज ध्यान रखना कि कॉइल को किस फेज से देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन बताएंगे। इधर से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी, लेकिन अगर कोई पर्सन दूसरी साइड से इसको देख रहा होगा तो यही करंट उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। जैसे कोई भी कॉइल है उसके एक फेज से आप देखते हो तो एक करंट मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन अगर पीछे से देखोगे तो वही करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर इधर साउथ पोल बनेगा तो पीछे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। मोनोपोल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो एक फेस अगर साउथ पोल बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा, अगर एक नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगा। ऐसा हमेशा होगा। अब इस पे एक छोटा क्वेश्चन ये आता है, एक तो इस पे कोई ना कोई आपको डायग्राम देके पूछते हैं कि बताओ इस कॉइल में या इस कंडक्टर में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। एक छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर ये बनता है कि जो लेंज लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भाई लेंज लॉ को भी किसी ने किसी बेसिक लॉ को ध्यान में रख के बनाया गया होगा। लेंज ने कुछ तो सोचा होगा जिसके हिसाब से इसने ये लॉ बनाया होगा, तो इसके पीछे कौन सा रीजन है या कौन सा लॉ है बेसिक लॉ? तो बेसिक लॉ होता है इसके पीछे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहा है? देखो, जब हम इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाते हैं, ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेता है। अब ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा तो जब मैग्नेट को हम पास में लेके जाएंगे तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला नॉर्थ पोल क्या करेगा? इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो इस मैग्नेट को इस लूप के पास ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है मैग्नेट का, इसका मतलब कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्क। तो जब मैग्नेट को पास लाया जा रहा है इस कॉइल के, तो हम देख रहे हैं कि इसको पास लाने के लिए हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। और वही जो मैकेनिकल एनर्जी आप खर्च कर रहे हो वही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जब आप मैग्नेट को रोक देते हो, यानी कि कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं करते हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता। जब आप मैग्नेट को पास लेके जाते हो तो करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेट को दूर लेके जाते हो, सेकंड केस में हमने ये देखा था, जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो ये लूप इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उस अट्रैक्शन के अपोजिट इसको दूर ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क हम करेंगे वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आई क्या? तो अगर आपको पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है उसमें बेसिकली क्या चीज होती है, तो एक तरह से आप ये बता सकते हो कि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसा आप बता सकते हो इसमें। इसके बाद में है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो उसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक सोलेनोइड है, हमारे पास में क्या है? एक सोलेनोइड है, और उसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट कर दिया? इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये इसका पॉइंटर है। अब हमने एक मैग्नेट ली और उस मैग्नेट को इस सोलेनोइड के ऊपर रखा इस तरीके से। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जब मैग्नेट किसी हाइट पे रखे हुए होते हैं तो इसके पास में एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे किसी एच हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब उसको रखा जाता है तो उसके पास में क्या होती है? एक पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेट ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर रखी हुई है, तो इसके पास में क्या है? अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अभी। अब हम इस मैग्नेट को छोड़ेंगे, यहाँ से छोड़ते ही ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है वो अब कन्वर्ट होने लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि ये कुछ स्पीड गेन करेगी, ऐसे नीचे आएगी। तो अब अगर मैं ये जो कॉइल है या सोलेनोइड है इसको हटा दूं और इसको फ्रीली यहाँ से छोड़ूं, तो मैं देखता हूं कि इसको नीचे गिरने में, यहाँ से यहाँ तक आके गिरने में सपोज करो 2 सेकंड का टाइम लगता है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा। फिर हमने यहाँ पे ये सोलेनोइड प्लेस कर दी और इसके अंदर से इसको छोड़ा, मतलब इसके अंदर से ये गिरनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब ये इसके अंदर से पास हो रही होती है
तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में पहले से ज्यादा टाइम लग जाता है। पहले ये 2 सेकंड में गिर गई थी यहाँ पे आके, अब इसको गिरने में जो टाइम लगेगा वो है मान लो 4 सेकंड। तो ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है, इसको भी ज्यादा टाइम क्यों लगा? देखो जब मैग्नेट को यहाँ पे फ्रीली छोड़ेंगे तो छोड़ते ही ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो सोलेनॉइड है इसका ऊपर वाला जो फेस है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करेगा और क्या डेवलप कर लेगा, ऊपर एक नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा। और वो जो नॉर्थ पोल है वो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिससे ये स्लो हो जाएगी, और स्लो होने से जब ये यहां से यहां तक गिरेगी तो इसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। स्लो गई ना ये थोड़ी, एक तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में थी ये, और अभी क्या है इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ रेसिस्टिव फोर्स लगने लग गया, ये नीचे जा रही है, फोर्स ऊपर लग रहा है तो वो इसको स्लो करेगा तो इसको यहां से यहां तक गिरने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट को यहां से यहां तक पहुंचने में इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल बन के इसके पास आने का अपोजिशन कर रहा है। अब जब तक ये मैग्नेट इसके अंदर से पास होती रहती है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आपको कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब सर्किट में करंट इंड्यूस हो रहा है। रीजन, क्योंकि इस सोलेनॉइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है जब मैग्नेट इसके अंदर से गुजर रही होती है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट शो करेगा गैल्वेनोमीटर, मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई? देखो यहाँ पे अगर इस मैग्नेट को फ्रीली छोड़ा जाता और इस सोलेनॉइड को हटा लिया जाता तो इसको 2 सेकंड लगते थे यहाँ से यहाँ तक आने में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती थी, क्योंकि कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं होगा, यानी कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। लेकिन सेकंड केस में जब आपने सोलेनॉइड को रख दिया और फिर इसके अंदर से इसको पास करवाया तो आपने देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचे और इसको ज्यादा टाइम लगा क्योंकि इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो गई। स्पीड कम हो गई मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया सेकंड केस में। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो वो एनर्जी कहाँ चलेगी? तो वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जब तक ये मैग्नेट नीचे मूव करती रहती है आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर्किट में कंटिन्यूअसली एक करंट फ्लो होता रहेगा। तो वो करंट कहाँ से आ रहा है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुई है, उसका एक पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा मैग्नेट का उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है।